हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे, सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा, मजे में होंगे, मगन में होंगे, मस्ती में होंगे, पढ़ रहे होंगे। पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो हम पढ़ाई कर रहे थे सॉइल मैकेनिक्स का। सॉइल मैकेनिक्स में थे हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हमने बहुत सारा कंटेंट देख लिया ऑलरेडी। जैसे कि आपने पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन देखा, फिर टेक्सचर चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा, फिर हमने हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम ग्रुप इंडेक्स सिस्टम कहते थे, वो आपने देखा। फिर यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कासाग्रांडे साहब ने 1948 में डेवलप किया था, उस चीज को आपने देखा। उसका जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें चाहिए, वो हमने आपको बताया। फिर हम आए इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन में जस्ट इससे पहले ही वाले क्लास में हमने ये एक्सप्लेन किया कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को क्लासिफाई करने का 3 तरीका मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था, है ना, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो वहां तक हो गई ये चीजें। आज के जो क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल कहने का मतलब क्या है? सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, दिस इज योर फाइन ग्रेन सॉइल। तो सबसे पहला तो ये डेफिनेशन कि व्हेन ए सॉइल विल बी कॉल्ड एज फाइन ग्रेन। देखो, अगर जो भी सॉइल है अगर वो कोर्स ग्रेन नहीं है तो वो फाइन ग्रेन है। तो कोर्स ग्रेन का जो क्राइटेरिया था, जो हमने पढ़ रखा था डेफिनेशन, क्या? इफ 50% और मोर देन 50% ऑफ सॉइल इज रिटेनिंग ओवर 75 माइक्रोन इंडियन स्टैंडर्ड सीव, देन दैट पर्टिकुलर सॉइल विल बी टर्म्ड एज कोर्स ग्रेन सॉइल। तो ये कंडीशन अगर फेल होता है, देन दैट सॉइल इज योर फाइन ग्रेन सॉइल। तो दिस इज योर डेफिनेशन। तो सबसे पहले इस बात को लिखेंगे। ओके, तो लिखिए, आप डेफिनेशन को लिखिए। इफ सॉइल इज नॉट कोर्स ग्रेन देन इट इज टर्म्ड एज फाइन ग्रेन सॉइल। क्लीन कट, सिंपल सी बात है। इफ मोर देन 50%, यहां पे देखो इक्वल टू की बात ही नहीं है, क्योंकि इक्वल टू तो कोर्स ग्रेन लेके चला गया था। यहाँ पे मोर देन 50% पे बात हो रही है, 50% से ज्यादा, है ना, मतलब 51 हो चलेगा, 50 नहीं, 51। ठीक है, 51, 52, 53, 54 ऐसा, नॉट 50, क्योंकि 50% वाला क्राइटेरिया तो कोर्स ग्रेन सॉइल के साथ जुड़ा हुआ था डेफिनेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इफ मोर देन 50% ऑफ सॉइल फ्रैक्शन इज फाइनर देन 75 माइक्रन, मतलब 75 माइक्रन सीव से आप सीव कर रहे हो उस किसी एक पर्टिकुलर सॉइल को, 50% से ज्यादा पास कर गया 75 माइक्रन सीव को, देन दैट पर्टिकुलर सॉइल इज योर फाइन ग्रेन सॉइल। क्लियर है? अब सुनिए मेरा बात। फाइन ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर होंगे? बेसिकली कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको यूज करके मैं फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई कर रहा हूंगा? पहला, पार्टिकल साइज तो कॉमन बाबू, है ना, ये वो तो पार्टिकल साइज ही है जिस बेसिस पे हम बता पा रहे हैं कि ये सॉइल फाइन ग्रेन है। तो पार्टिकल साइज तो कॉमन पैरामीटर है, वो कोर्स ग्रेन में भी था, इसमें भी है, फाइन ग्रेन में भी पार्टिकल साइज। उसके बाद प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, मतलब आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू हमको चाहिए होंगे। फिर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, दैट इज लिक्विड लिमिट का वैल्यू हमें चाहिए होंगे। समझ में आ रहा है? दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर यूजिंग विच वी क्लासिफाई फाइन ग्रेन सॉइल्स। ध्यान रहेगा। फिर और एक बात सुनो, ये जो फाइन ग्रेन सॉइल हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ बेसिकली फाइन ग्रेन सॉइल को 3 तरीके से देखा जाता है। एक तो हो गया सिल्ट, दूसरा हो गया क्ले, ये तो जानते ही जानते हो, प्लस ऑर्गेनिक सॉइल जो है अपना, वो भी फाइन ग्रेन सॉइल आती है। ऑर्गेनिक सॉइल जो है वो भी अपना फाइन ग्रेन सॉइल है। ऑर्गेनिक सॉइल में भी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल एंड हाईली कंप्रेसिबल वो अलग है। पीट एक ऑर्गेनिक सॉइल आती है जिसको हम कहते हैं हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। समझ में आ रहा है? मतलब बेसिकली आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो फाइन ग्रेन सॉइल कंसिडर किया गया है वो 3 तरह के हैं, सिल्ट है, क्ले है एंड ऑर्गेनिक सॉइल्स है। समझ गए? ये 2 बातों को फिर लिखते हैं, लिखिए इन पॉइंट्स को। फाइन ग्रेन सॉइल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, प्लास्टिसिटी आईपी,
एंड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किससे रिलेट करते हैं हम? लिक्विड लिमिट से, है ना, बता रखा है स्टार्टिंग से। ओके, कंप्रेसिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। क्लियर है? तो चीजें ध्यान रखना। तो ये तीन चीज। आगे, फाइन ग्रेन सॉइल आर ऑफ बेसिकली थ्री टाइप। जो हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे होंगे सॉइल को, फाइन ग्रेन सॉइल को, अब बेसिकली तीन ही तरह के फाइन ग्रेन सॉइल को आप पाएंगे। कौन सा? एक तो सिल्ट, दूसरा क्ले, तीसरा ऑर्गेनिक सॉइल्स। क्लियर है? ध्यान रहेगा। अब देखो, बेस्ड ऑन इट्स कंप्रेसिबिलिटी एक क्लासिफिकेशन दिया गया है। मतलब लिक्विड लिमिट का वैल्यू क्या होगा जिसके करस्पॉन्डिंग उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो होगी, या लिक्विड लिमिट का रेंज क्या होना चाहिए जिसके कंपैरिजन, मतलब जिसके करस्पॉन्डिंग उस सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी इंटरमीडिएट होगी। लिक्विड लिमिट का क्या रेंज होना चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग उस सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी हाई होगा, है ना। तो बेस्ड ऑन लिक्विड लिमिट और बेस्ड ऑन कंप्रेसिबिलिटी देयर इज अगेन ए क्लासिफिकेशन। वो क्या है उसको देखते हैं। तो लिखिए, बेस्ड ऑन कंप्रेसिबिलिटी फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज क्लासिफाइड एज फॉलो। अब वो क्या है? कंप्रेसिबिलिटी मतलब वी रिलेट कंप्रेसिबिलिटी टू लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट का यहाँ रेंज में बेसिकली आपको बता रहा हूं। पहला, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इज लेस देन 35%। ठीक है। दूसरा, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल is greater than equal to 35% but less than equal to 50%। समझ गए? या फिर ऐसे इसको नीचे लिख देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 35, समझ गए, लेस देन इक्वल टू 50%। ये दूसरा रेंज आ गया। तीसरा, लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन 50%, तीसरा कैटेगरी आ गया। तो देखिए, ऐसा सॉइल जिसका लिक्विड लिमिट 35% से कम है उसको हम बोलते हैं लो कंप्रेसिबल सॉइल। लो कंप्रेसिबल सॉइल, ठीक है। ऐसा सॉइल जिसकी लिक्विड लिमिट इस रेंज में है इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल। तीसरे वाले कैटेगरी में बोलेंगे हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। अब देखो, अब मैं बता रहा हूं कोड। कोड जो हम यूज कर रहे होंगे फॉर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड होगा ये कोड। लो कंप्रेसिबल के लिए, लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए जो कोड हम यूज करते हैं एल, वी यूज एल। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं क्ले है लेकिन उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो है, तो क्ले विथ लो कंप्रेसिबिलिटी या लो कंप्रेसिबल क्ले का नाम आपको बताना है कोड वर्ड में। कैसे बताओगे? क्ले मतलब सी और लो कंप्रेसिबिलिटी को लिख दिया तो सी एल, क्ले विथ लो कंप्रेसिबिलिटी या लो कंप्रेसिबल क्ले बोल देंगे। समझ रहे हो बात को? ये चीज है। तो इस तरह से ये कोड यूज होंगे आगे। तो ये कोड ध्यान रखना, लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल भी कह सकता था लेकिन यहाँ लिखवाया इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि देखो, मीडियम कंप्रेसिबल अगर लिखवाता तो आपके मन में दिमाग में रहता कि इसका कोड एम लिखते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन एम हमने सिल्ट के लिए यूज कर रखा है पहले से, तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल लिखवा दिया। ठीक है। और इसका कोड हम जो यूज करेंगे वो क्या यूज कर रहे होंगे? आई, आई यूज कर रहे होंगे, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। और हाईली कंप्रेसिबल सॉइल के लिए जो कोड यूज कर रहे होंगे हम यूज करेंगे एच। क्लियर है? LIH क्लियर है? LIC नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तो डूब गया, महान अदानी साहब, उनका दान है, मतलब देन है, डूब गया। हम लोग को लोन मिलेगा नहीं, लेकिन उनको हजारों हजार करोड़ का लोन उनका माफ हो जाता है। पैसा वो डूब जाने के बाद, ठीक है, उनको माफ कर दिया जाता है सरकार द्वारा।
हमें 5 लाख रुपया अगर कोई तुम ले लो किसी बैंक से या फाइनेंस कंपनी वालों से, नहीं चुका पाए तो तुम्हारा घर जायदाद जमीन सब बेच के तुमको रोड पे नंगा घुमा देगा, जो रियलिटी है। तो नियम कानून सिस्टम सब गरीबों के लिए ही है, अमीरों के लिए कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शिक्षा को अपना बनाओ, दुनिया को दिखाना है। समझ रहे हो बात को? दिस इज द टूल। ओके, इसलिए हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, कम पैसों में पढ़ा रहे हैं। क्या कारण है? यही कारण है। जो जहां तक एक्सेस पहुंच पा रही है हमारी, बहुत अच्छी बात, कम से कम किसी का तो फायदा हो। समझ रहे हो कि नहीं बात? चलिए शेयर कर दीजिएगा, मित्रों में बताइए, दोस्तों में बताइए। तो ये कोड समझ गए, LIH। अब चलो आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। प्लास्टिसिटी चार्ट के कंसेप्ट को हम देखेंगे। तो हेडिंग बनाओ प्लास्टिसिटी चार्ट, क्योंकि आखिरकार हम फाइन ग्रेन सॉइल का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफाई करने के लिए हम प्लास्टिसिटी चार्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिसिटी चार्ट का कंसेप्ट दिया था कासाग्रांडे साहब ने, ठीक है। तो हेडिंग बनाइए प्लास्टिसिटी चार्ट। प्लास्टिसिटी चार्ट प्रपोज्ड बाय कासाग्रांडे, थ्योरी लिखवाएंगे, लेकिन पहले चार्ट को समझो। चार्ट बनाओ, ड्राइंग बनाओ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्राइंग हमेशा याद रखना आप, ठीक है। इसको यूज करके हम फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं बाबू साहब, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका कि ये चार्ट किसके किसके बीच होता है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू IP इन परसेंटेज, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहता है लिक्विड लिमिट की वैल्यू WL इन परसेंटेज। प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट के बीच का ये प्लॉट है, ग्राफ है, समझ गए, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट, जिसको दिया था कासाग्रांडे साहब ने सन 1948 में, 1948, अमेरिका। समझ गए बात? चलो यार, अब देखो कुछ वैल्यूज को देखो, लिक्विड लिमिट के कुछ वैल्यूज को देखो। एक वैल्यू तो अभी देखा ही था 8, एक छोड़ो, एक वैल्यू है 8%, यहां जीरो ओरिजिन है तो यहां जीरो होगा। एक वैल्यू फिर ले लो 20%, फिर एक वैल्यू क्या ले लोगे 35%, 35%। अच्छा, अभी याद आ रहा है कुछ कुछ 35%, अभी लिखवाया था। एक वैल्यू ले लो 50%, अच्छा 50% भी ले लिया। लिक्विड लिमिट के ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अपन ने ले लिए, 8%, 20%, 35%, 50%, यही सारे वैल्यू होते हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। यही वैल्यू होते हैं, फिक्स है, ये याद रखना। IP का देखो, याद करो, जब मैं कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन लिखवा रहा था, दो ही वैल्यू बोल रहा था, ग्रेटर देन 7%, लेस देन 4%। लेस देन 4% सिल्ट के लिए बोल रहा था, ग्रेटर देन 7% क्ले के लिए बोल रहा था। तो IP का एक वैल्यू ले लो यहाँ पे, जो तुमको यहाँ पे दिखेगा, जहां जिससे हम हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। एक वैल्यू ले लेता हूं यहाँ पे IP 7%, ठीक है, और एक वैल्यू ले लेता हूं IP इक्वल टू 4%। क्लियर है बात? ठीक। अब देखो दो लाइन होते हैं, दो लाइन होते हैं। अब वो दो लाइन कौन कौन से हैं? एक लाइन होता है U लाइन, उसको हम बोलते हैं U लाइन, यहां से 8% से शुरू होती है, यहां से ऐसे एक तो लाइन होगा, उसको हम बोलते हैं U लाइन, और एक तो लाइन होगा जिसको हम बोलते हैं A लाइन। A लाइन यहां से कहीं से शुरू हो रही है, ऐसे ऐसे ये जा रही होगी, ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइंस है ना। आप कर्व नहीं बना देना, अगर मैं बना दिया हूं, बन गया है तो थोड़ा होता है ड्राइंग बनाते वक्त इधर उधर हो जाता है, बट दीज आर स्ट्रेट लाइंस। एक मिनट रुक जाओ, मैं ही बना दूं अच्छे से। ठीक है, ये किस तरह के लाइंस हैं? दीज आर स्ट्रेट लाइन। एक मिनट यार, थोड़ा और सुला देने से ही ठीक रहेगा, रुको रुको रुको, चलो ये ठीक, ठीक है, ऐसा, इसको हम बोलते हैं A लाइन। तो दो लाइन यहां पे अपने पास मिल गए,
एक को बोलता हूं मैं यू लाइन, इसका ऊपर नाम लिखता हूं। अच्छा अभी इसको ये 7% और 4% में मिटा देता हूं फिलहाल, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग बनाएंगे तब उस समय लिखेंगे तो ठीक रहेगा। इसको हम बोलेंगे यू लाइन, और ये जो अपना लाइन है इसको हम बोल देते हैं ए लाइन। इसका नाम है बस यू लाइन, ए लाइन। अब देखिए अब क्या करिए, अब वर्टिकल लाइंस बनाओ। वर्टिकल लाइंस कहां पे, 35%। देखो 35% जो अपना ये है लिक्विड लिमिट, इसके करस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन। 50% जो अपना लिक्विड लिमिट है, इसके करस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन निकाला मैंने। अब सुनो बात, याद करो, मैं कुछ बोल रहा था एबव ए लाइन मतलब ए लाइन के ऊपर, बिलो ए लाइन मतलब ए लाइन के नीचे। तो याद करो मैं बोल रहा था जब क्ले होता था, लिखवाता था वहां पे क्ले लाइस एबव ए लाइन, क्ले की रेंज एबव ए लाइन आती है, ए लाइन के ऊपर ही क्ले लाई करता है प्लास्टिसिटी चार्ट के अंदर, है ना। क्ले को ए लाइन के ऊपर लिखा जाता है, सिल्ट को ए लाइन के नीचे लिखा जाता है। सिल्ट को किधर लिखा जाता है, ए लाइन के नीचे लिखा जाता है। क्ले का कोड क्या है, सी, सिल्ट का कोड क्या है, एम, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक सॉइल है उसको भी ए लाइन के नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल को भी ए लाइन के नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखना मैं वो आईपी का वैल्यू दिखा रहा हूं यहां पे। लेट्स सपोज आईपी का जो वैल्यू है इसको मैं बोल रहा हूं 7%, यहां पे कहीं पे 7% होगा। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अच्छा 7% और थोड़ा नीचे करते हैं। एक्चुअली क्या है, रुको अभी समझ में आ जाएगा, है ना। चलो इसी को 7% कर देते हैं, ये परफेक्ट। और इधर मैंने लिख दिया 4%, ठीक है। ये देखो ये आईपी 7% के करस्पॉन्डिंग, दिस इज आईपी 4% के करस्पॉन्डिंग। ये एरिया हैच्ड पोर्शन आती है। हैच पोर्शन मैंने बोला था, एक तो हैच्ड पोर्शन होता है, दिस इज योर हैच्ड पोर्शन। समझ गए बात को, ठीक है। यू लाइन को थोड़ा डॉटेड डॉटेड कर देते हैं इस हैच्ड पोर्शन में। समझिए यू लाइन है, यू लाइन नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पूरा कंप्लीट पढ़ा ही जाए चीजों को। अब ये मैंने आईपी इसी तरह से लाइन क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये 35% के करस्पॉन्डिंग, देखो ये 35% के करस्पॉन्डिंग जो ग्रीन वाला वर्टिकल लाइन बनाया हूं, और ये जो ए लाइन बनाया हूं, तो ये 4% और 7% मेरे को उससे पहले दिखानी थी। समझ रहे हो, ये हैच्ड पोर्शन उससे पहले खत्म होना चाहिए, इसलिए मैंने वहां पे वो दिखा दिया, क्योंकि वो लो कंप्रेसिबल जोन में है ना। लो कंप्रेसिबिलिटी है, देखो क्यों, कंप्रेसिबिलिटी अप टू 35% लो, यहां तक कंप्रेसिबिलिटी का रेंज क्या है, लो, कोड इज एल। यहां से यहां तक में कंप्रेसिबिलिटी इज इंटरमीडिएट, कोड इज आई। 50% से ऊपर लिक्विड लिमिट तो कंप्रेसिबिलिटी इज हाई, कोड जो यूज करेंगे एच। अब देखना सॉइल का नेम सब कैसे कैसे लिखता हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, ए लाइन के ऊपर लाई करता है क्ले, तो वो यहां पे क्ले हो सकता है, इधर सी, इधर भी लिख दो सी, इधर भी लिख लो सी। ए लाइन के नीचे लाई करते हैं दो तरीके सॉइल, ऑर्गेनिक भी लाई करेगा, सिल्ट भी लाई करेगा। सिल्ट का कोड है एम, तो ये देखो ए लाइन के नीचे लिखा मैंने एम, और ऑर्गेनिक के लिए लिखा ओ। फिर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी में एम और ओ, फिर इधर एम और ओ। ऑर्गेनिक सॉइल ए लाइन के नीचे, सिल्ट ए लाइन के नीचे, ए लाइन के ऊपर क्ले। अब देखना नाम अपन दे देंगे, और एक कोड क्या क्या जाएगा, और एक साथ में क्या आएगा, देखो जो लो कंप्रेसिबिलिटी वाला जोन है उसमें क्ले के साथ एल जोड़ देंगे, सी एल, है ना। तो सॉइल का नाम क्या हो जाएगा, क्ले विथ लो कंप्रेसिबिलिटी, सी एल। उसी तरह से एम के साथ एल लगा दिया, ओ के साथ एल लगा दिया, सिल्ट विथ लो कंप्रेसिबिलिटी या लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, लो कंप्रेसिबल क्ले। क्यों, लिक्विड लिमिट इज विद इन 35। प्लास्टिसिटी चार्ट को देखो, कर दिया कांड, यस।
इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी में क्या लगा देंगे, आई, सी आई, एम आई, ओ आई, हो गया सॉइल। हाई कंप्रेसिबिलिटी में सी एच, एम एच, ओ एच, हो गए, यस। कितने सॉइल हुए, 3 तिया 9। प्लास्टिसिटी चार्ट में टोटल 9 टाइप ऑफ सॉइल बताए गए हैं। किसमें, प्लास्टिसिटी चार्ट में 9 टाइप ऑफ यूनिक सॉइल है। क्लियर है, कौन कौन से, सी एल सी आई सी एच, एम एल एम आई एम एच, ओ एल ओ आई ओ एच। अब याद करो, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत टोटल कितने टाइप ऑफ यूनिक सॉइल के ग्रुप थे, 18। 18 में से 8 तो हमने कल ही देखा था कोर्स ग्रेड में, 9 तुमने इधर देख लिया, कितने हो गए, 17। और एक बचा कौन, पीट। पीट, पीट क्या होता है, वो हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसको अलग ग्रुप रखा गया है, समझ रहे हो, उसका अलग से बताया गया है क्लासिफिकेशन में। पीट मतलब पीट अलग ही रख दिया गया है, समझे। तो 9 दूना 18, इस तरह से टोटल 18 यूनिक ग्रुप हैं इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन में जो हम पढ़ते हैं। और इसमें किसमें, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में 15, वहां पे टोटल कितने थे, 15। क्लियर है, चीजें ध्यान रहेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, लगा दोगे टिक, सर लगाएंगे। चलो यार, अब देखो ये जो हैच्ड पोर्शन है इसमें कौन सा सॉइल लाई करेगा, ये जो हैच्ड पोर्शन है इसमें कौन सा सॉइल लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, देखो ये एक तो ये आईपी का वैल्यू देखो 7 to 4% है, मतलब सिल्ट और क्ले दोनों इसमें लाई कर रहे होंगे। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, ऑब्वियसली लो है, मतलब Cl Ml, ये सॉइल इस हैच्ड पोर्शन में आ जाएगी। क्ले विथ लो कंप्रेसिबिलिटी एंड सिल्ट विथ लो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब ऐसा कोई सॉइल जिसमें क्ले और सिल्ट दोनों है और कंप्रेसिबिलिटी कम है, लो कंप्रेसिबल जोन में, तो वो लाई करेगा ये हैच पोर्शन में, ClMl। क्लियर है, समझ गए चीजों को, ठीक। याद करो लास्ट क्लास जब हमने आपको ये करवाया था, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन करवाया था, जब परसेंटेज फाइनेंस इज ग्रेटर देन 12%, तो ये जो सॉइल होते थे GMGC, मतलब सिल्ट एंड क्ले कंपेरेबल है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था M इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C, सिल्ट एंड क्ले आर कंपेरेबल। और आईपी को जो वैल्यू आ रही होगी उस पर्टिकुलर फाइननेस की, वो आ रही होगी 4 से 7% के बीच में। तो 4 से 7% के बीच में कौन सा जोन लाई कर रहा है, हैच्ड पोर्शन, और डेफिनेटली उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सॉइल लाइज इन हैच्ड पोर्शन ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट। उसी तरह से ये यहाँ पे SMSC में भी, ठीक है, जो फाइन प्रोपोर्शन है वो कहां लाई कर रहा होगा, कहां लाई कर रहा होगा, जो हैच्ड पोर्शन है प्लास्टिसिटी चार्ट का उसमें लाई कर रहा होगा। फाइन प्रोपोर्शन मतलब क्यों, फाइन मतलब जो परसेंटेज फाइननेस है लेस देन 75 माइक्रोन वाले, वो जितने भी हैं वो उस हैच्ड पोर्शन में लाई कर रहे होंगे, क्योंकि सिल्ट इज कंपेरेबल टू क्ले, सिल्ट का जो प्रोपोर्शन है दैट इज कंपेरेबल टू क्ले, इसलिए वो हैच्ड पोर्शन में लाई कर रहे होंगे। क्लियर है, चलो अब उम्मीद करता हूं कि ये प्लास्टिसिटी चार्ट आपको समझ में आ गई। इसी को लिखते हैं हैच्ड पोर्शन, HATCHED, हैच्ड पोर्शन, यहाँ पे ClMl सॉइल लाई करेगा। अब देखो ए लाइन के ऊपर और नीचे तो तुमने डिफरेंट अलग अलग सॉइल को देखा, Cl Ci Ch Ml Mi Mh Ol Oi OH आपने देखा, लेकिन यू लाइन के ऊपर कोई सॉइल तुमको नहीं दिख रही है, तो वो अपर लाइन है, यू लाइन मतलब अपर लाइन, अपर बाउंड्री है, यू लाइन के ऊपर कोई सॉइल एग्जिस्ट नहीं करता इन रियलिटी, ऐसा कासाग्रांडे साहब का कहना है, ठीक है। तो नो सॉइल लाइस इन दिस जोन, नो सॉइल लाइस इन दिस जोन, ठीक है, इस जोन में कोई भी सॉइल लाई नहीं करेगा, कोई भी सॉइल नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो अपर बाउंड्री लाइन है,
इस चार्ट का, उसके ऊपर कोई सॉइल लाइन नहीं करेगा। हम एनालिसिस करेंगे, कैलकुलेट इसको कैसे यूज करते हैं, किस तरह से डेटा निकल के आता है, ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और यहां पर कहीं पर पॉइंट आ रही है, तो आप क्या समझोगे, यहां पर पॉइंट आ रही है मतलब ये Cl है, क्ले विथ लो कंप्रेसिबल है। यहां पर कहीं पर पॉइंट आ गई, इधर ए लाइन के बिलो आ गया और यहां पर कहीं पर पॉइंट आ गया, तो आप क्या समझोगे, वो Mi या फिर OI हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर उन दोनों में से भी आइडेंटिफाई करने के लिए दिया होगा कि वो ऑर्गेनिक है या सिल्ट है, क्वेश्चन में वो डेटा दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? ओके। इसको इसको ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा निकल जाता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो आइडिया तभी आप गेन कर पाओगे, ठीक है। जस्ट कंसेप्ट समझा रहे हैं, चीजों को अवगत करा रहे हैं। हाँ, ये डायग्राम अब हमको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे 9 टाइप ऑफ सॉइल प्लास्टिसिटी चार्ट में इंक्लूड की गई, ठीक है। इस चीज को लिख लो, ये डायग्राम आप, एक मिनट, ये डायग्राम आप बना लो अच्छे से। चोट लगा था बोला था ना, वही है, तो बुरा फील मत करना यार। मेरा हाथ देखो कट चुका है, दर्द दे रही है ये, कटा नहीं था, साइलेंसर से जल गया था, दर्द दे रही है फिर भी पढ़ा रहा हूं। जिल, जिल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये डायग्राम को बनाइए, इसके बाद मैं कुछ थ्योरी लिखवाता हूँ। यू लाइन का हमारे पास इक्वेशन है, ए लाइन का हमारे पास इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या है उसको देखेंगे। प्लस एक चीज आप ध्यान दो, यू लाइन 8% से शुरू हो रही है और ए लाइन 20% लिक्विड लिमिट से शुरू होती है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन होते हैं, ये दोनों पैरेलल है क्या एक दूसरे को? नो, लगता है पैरेलल डायग्राम में, लेकिन होते नहीं है, रियलिटी में वो पैरेलल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब इसका थ्योरी लिखवाता हूं मैं। चलिए थ्योरी लिखिए, डायग्राम बना लिया होगा उम्मीद करता हूं, अब इसका थ्योरी लिखिए। फाइन ग्रेन्ड सॉइल, silt, clay and organic soil is classified using plasticity chart, is classified using plasticity chart. Next point, in the chart above A line lies clay and below A line lies silt and organic soil. याद रखना, पूछते हैं ए लाइन के ऊपर क्या रहता है, क्ले, बिलो ए लाइन सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल। आगे, plasticity chart is a graph between plasticity index IP y axis के along and compressibility of soil bracket में liquid limit x axis के along, full stop. It is given by Casagrande साहब, given by whom? given by Casagrande साहब। तो कासाग्रांडे साहब का इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं ना सॉइल मैकेनिक्स में, आगे और भी नाम आएंगे बहुत सारे, ठीक है। आगे लिखो, in order to find the presence of upper limit of soil there is another line called U line, ठीक है। U line क्यों है? अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, मतलब U line के ऊपर कोई सॉइल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एक लाइन होना चाहिए कि किस रीजन, कौन सा लाइन के बाद प्लास्टिसिटी चार्ट में कोई सॉइल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो अपर लिमिट वाला लाइन है U लाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड लिखिए, देयर इज नो सॉइल एग्जिस्ट अबव U लाइन, क्योंकि वो बाउंड्री है, लिमिट है, अपर लिमिट, ठीक है। नो सॉइल एग्जिस्ट अबव U लाइन। अब इक्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, दो लाइन है, दोनों लाइन के इक्वेशंस क्या क्या है, एक तो ए लाइन है, दूसरा है यू लाइन, लीनियर है ये, स्ट्रेट लाइन आपने देखा। तो इक्वेशन जो है ए लाइन का, आईपी इक्वल टू 0.73 WL परसेंटेज माइनस 20, यू लाइन का आईपी इक्वल टू 0.9 WL परसेंटेज माइनस क्या हो जाएगा 8। दिस आर द इक्वेशन ए लाइन का, यू लाइन का। याद कर लो, रट लो, याद कर लो, रट लो, समझ गए। चलिए बताऊंगा अभी, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कैसे इस्तेमाल करते हैं इन इक्वेशंस का, क्या यूज है, सब धीरे धीरे सब समझ में आएगा। 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आता है, ठीक है। ऐसे पहली बार सब लगता है अरे सर ये सब इक्वेशन क्या है, क्या है, कुछ नहीं है,
ठीक है, अभी पता चल जाएगा, लिख लीजिए इसको कॉपी में। अब कुछ नोट में लिखवाना चाहता हूं। देखो ये बात तो क्लियर है, प्लास्टिसिटी चार्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करते वक्त, प्लस ए लाइन का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे होंगे। हम बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हमारे पास, एक तो ए लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्योंकि हम क्या 5 मिनट के लिए पावर कट हो गई थी तो 5 मिनट का ब्रेक भी हो गया, चलो तनिक माइंड रिफ्रेशमेंट भी होना चाहिए टीचर्स का भी। तो देखो यार, मैं नोट में क्या लिखवाना चाहता हूं, सुनना मेरा बात ध्यान से। इससे पहले मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि एबव ए लाइन अगर सॉइल लाई कर रहा है तो उसे क्ले बोल देंगे, बिलो ए लाइन सिल्ट बोल देंगे। एक बात ये कह रहा था। दूसरा मैं ये कह रहा था आईपी का वैल्यू, आईपी अगर मोर देन 7% है ना किस सॉइल का, तो वो क्ले हो गया। आईपी अगर लेस देन 4% है किस सॉइल का, तो वो सिल्ट हो गया। तो मतलब जो फाइननेस है ना, फाइन ग्रेड सॉइल जो है, इसमें क्ले और सिल्ट के बीच में अगर मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना है कि ये क्ले है या सिल्ट है, ये अगर पता लगानी है, तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। एक तो ए लाइन का कंसेप्ट को यूज करके, इक्वेशन ऑफ ए लाइन को यूज करके हम पता लगाएंगे सीधा। दूसरा हम आईपी का कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, एबव 7% एंड लेस देन 4% वाला। क्या कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है कि कब हमें कौन सा अप्रोच फॉलो करना है, कब हमें ए लाइन के कंसेप्ट को यूज करनी है, कब हमें ग्रेटर देन 7% एंड लेस देन 4% के कंसेप्ट को फॉलो करना है, कब कंफ्यूजन इधर आती है। तो देखो एक मिनट, ए लाइन का इक्वेशन पे ध्यान देंगे जरा। लिक्विड लिमिट का वैल्यू अगर मैं 20 पुट कर दूं, WL का वैल्यू अगर मैं 20 पुट कर दूं, तो आईपी का क्या वैल्यू आएगा अकॉर्डिंग टू ए लाइन कॉन्सेप्ट? 0। तो हम ए लाइन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं? नहीं। ए लाइन का कंसेप्ट यूज करने के लिए जो गिवन सॉइल है उसका लिक्विड लिमिट का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 20%, देन ओनली वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ ए लाइन, अथवा नहीं। समझ रहे हो? ए लाइन कंसेप्ट टू बी यूज्ड ओनली व्हेन द लिक्विड लिमिट इज मोर देन 20%, नहीं तो 0 आ जा रही है ना आईपी, कोई मतलब का नहीं है। तो अगर सॉइल का लिक्विड लिमिट 20% से कम है तो हम क्या यूज कर रहे होंगे? तो आईपी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे। हम आईपी चेक कर लेंगे उस सॉइल का, 7% से ज्यादा आ रहा है ना 4% से कम आ रहा है। अगर 7% से ज्यादा आ रहा है तो हम क्ले कह देंगे, अगर 4% से कम आ रहा होगा हम सिल्ट कह देंगे। तब हम आईपी वाला कंसेप्ट को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये समझ में आ गया आपको कि कब क्या यूज करना है। मान लो एक अनोखा कंडीशन बना क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त, क्या वो कंडीशन क्या है कि WL का वैल्यू ही नहीं दिया क्वेश्चन में, लिक्विड लिमिट दिया ही नहीं है। इन क्वेश्चन लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इज नॉट गिवन, बोल रहा है सॉइल को क्लासिफाई करो लेकिन लिक्विड लिमिट नहीं दिया है, सीधा आपको आईपी का वैल्यू दे दिया उस पर्टिकुलर सॉइल का। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ऐसा कुछ कोई डेटा वो नहीं दिया है, सीधा आईपी का वैल्यू दे दिया। तो हम वही सीधा आईपी का वैल्यू को देख के बता रहे होंगे कि वो सिल्ट है या क्ले है। समझ गए? तो ये चीज है। तो बस जो मेन मोटा ध्यान रखने वाली बात थी कि ए लाइन का कंसेप्ट तभी यूज हो रहा होगा जब लिक्विड लिमिट का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है और वो लिक्विड लिमिट का वैल्यू ग्रेटर देन 20% है। तब हम ए लाइन का कंसेप्ट यूज करके बता रहे होंगे कि ये सॉइल सिल्ट है या क्ले है या ऑर्गेनिक सॉइल है क्या। समझ गए बात को? इन नोट्स को लिखते हैं, ठीक है। तो लिखिए इन नोट पॉइंट को, कंसेप्ट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट आप मार्क करना क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग करते वक्त आपका कंफ्यूजन को दूर करेगा। कंसेप्ट ऑफ ए लाइन इज यूज्ड टू आंसर वेदर द गिवन सॉइल इज सिल्ट और क्ले ओनली व्हेन लिक्विड लिमिट ऑफ गिवन फाइन ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन 20%। कब? जब लिक्विड लिमिट ऑफ गिवन सॉइल, जिस सॉइल को आप क्लासिफाई कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन 20%। अंडर सच सर्कमस्टांसेस ओनली वी यूज द कंसेप्ट ऑफ ए लाइन, नहीं तो नहीं। दूसरा, इफ WL इज लेस देन इक्वल टू भी, क्योंकि इक्वल टू पे तो आईपी का वैल्यू 0 आ जा रहा है,
कोई मतलब नहीं है। तो लेस देन इक्वल टू 20%, कंसेप्ट ऑफ आईपी greater than 7% और less than 4% is directly used to identify silt and clay। समझ गया। तीसरा, if in question, तीसरा ये भी पॉसिबिलिटी है, इन क्वेश्चन WL is not given, या आप किसी भी तरह से उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में WL गिवन ही नहीं है या निकालने का भी कोई जुगाड़ नहीं दिया है, देन ऑल्सो वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी डायरेक्टली, क्योंकि आईपी दिया रहेगा। मान लो आईपी दिया है और प्लास्टिक लिमिट WP दे दिया है, तो आईपी इक्वल टू क्या होता है, आईपी इक्वल टू WL माइनस WP। तो क्वेश्चन में आपको आईपी दे दिया है, प्लास्टिक लिमिट भी दे दिया है, तो यहां से हम WL निकाल सकते हैं। तो फिर WL निकाल के फिर ए लाइन के कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर सकते हैं, फिर वहां से सिल्ट है या क्ले है वो पता लगाया जा सकता है। वी कैन फॉलो दिस। लेकिन मान लो किस कोई जुगाड़े नहीं दिया है, WP का ही वैल्यू नहीं दिया है, तो कहां से निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो ए लाइन का कंसेप्ट अप्लाई कर पाओगे क्या, नहीं। ये चीज मैं समझा रहा था। अच्छा, आईपी प्लास्टिसिटी, उसका टेबल याद है, क्या कॉन्सेप्ट चलता था उसमें, 7 का कॉन्सेप्ट चलता था। 0 नॉन प्लास्टिक, 0 to 7 लो प्लास्टिक, फिर 7 से 17 मीडियम प्लास्टिक, ग्रेटर देन 17 हाईली प्लास्टिक। याद है, 7 की कंसेप्ट चलती थी आईपी में, ठीक है। 0 to 7, 7 to 17, ग्रेटर देन 17। जितना ये टेबल सब जितना भी लिखवाया हूं आगे, मतलब पिछले क्लासेस में, सभी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में टेबल से, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल चैप्टर खत्म कर लिया। प्लास्टिसिटी चार्ट लास्ट कॉन्सेप्ट थी जो कि हमने कवर अप कर लिया। आपने फाइन ग्रेन सॉइल को भी कैसे क्लासिफाई करना है ये आपने देख लिया। पीट क्या है मैंने आपको बता ही दिया है, लिखवा चुका हूं, नहीं तो लिखना है फिर से एक बार लिख लो। पीट इज हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। पीट क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, लेकिन उसकी प्लास्टिसिटी कहीं ना कहीं कम होती है, ठीक है। प्लास्टिसिटी कम इसलिए होती है क्योंकि आईपी का वैल्यू उसका कम होता है, ओके। ऑर्गेनिक सॉइल्स आर, हमने एक पॉइंट लिखवाया था पहले स्टार्टिंग में चैप्टर 1 में ही, ऑर्गेनिक सॉइल्स आर जनरली लो प्लास्टिक बट हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि उसका लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट दोनों आसपास रहते हैं, करीब करीब, इसलिए वो लो प्लास्टिक कैटेगरी में आती है ऑर्गेनिक सॉइल जो भी है, बट दे आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, ये चीज है। तो जो पीट है ये एक तरह का आपका ऑर्गेनिक सॉइल है विच इज हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, है ना। तो उसको एक अलग ग्रुप में ही रखा गया है, और उसको अलग ग्रुप में रखने के कारण ये प्लास्टिसिटी चार्ट का 9 प्लस पीट प्लस उधर का 8 कोर्स ग्रेन में टोटल मिला के बनते हैं 18 यूनिक ग्रुप, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में दिए गए थे। कंप्लीट सारी बातें सीख गए। अब हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट जो हमने अभी लर्न किया है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा कि कैसे इन सब चीजों को यूज किया जाता है। अभी तो फिलहाल आपको थ्योरी थ्योरी लग रहा होगा लेकिन बाबू थियोरिटिकल क्वेश्चन जितने आएंगे वो तो आएंगे आएंगे, पूछेंगे, बट यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है बाबू, न्यूमेरिकल, फाइन न्यूमेरिकल्स करते हैं अभी, ठीक है। तो बी रेडी टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो हम करेंगे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ गेट के होंगे, कुछ ईएस के होंगे, ऐसे क्वेश्चंस को कराऊंगा जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर डेवलप हो जाए, जिसको यूज करके अब आप हजारों क्वेश्चन खुद से टिक लगा सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, हमने लिखा है तो आप भी मेहनत करो, लिखो। लैबोरेटरी sieve एनालिसिस वाज कैरिड आउट ऑन ए सॉइल ऑफ मास 500 ग्राम। sieve एनालिसिस करने के लिए कितना मास लिया गया, 500 ग्राम का लिया गया। ड्राई सॉइल हम लेते हैं बेसिकली, तो ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फोन कमेंट करो, पूछोगे सर उसमें ड्राई सॉइल था ना वेट सॉइल था, क्या था, ये भी पूछ सकते हो भाई। sieve एनालिसिस जनरली हम करते हैं ड्राई सॉइल के साथ, ठीक है। वेट sieve एनालिसिस किया जाता है वो आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे ड्राई सॉइल है। इन दिस टेस्ट 200 ग्राम वाज रिटेन्ड ऑन 300 माइक्रोन sieve and 50 ग्राम रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन sieve, 100 ग्राम रिटेन्ड ऑन 50 माइक्रोन sieve, ठीक है। 50 ग्राम रिटेन्ड ऑन 20 माइक्रोन sieve, ठीक है। 50 ग्राम अगेन रिटेन्ड ऑन 10 माइक्रोन sieve, फाइन।
परसेंटेज फाइननेस ऑफ सॉइल, पहला डेटा। सॉइल को क्लासिफाई करो, ऐसा बोल रहा है, मतलब क्या है ये सॉइल, क्या नाम है सॉइल का, है ना, नाम देना है सॉइल का। ग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ग्रेडेशन ऑफ सॉइल भी यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेडेशन भी बताओ, मतलब Cu एंड Cc का भी वैल्यू निकाल के हमें ग्रेडेशन बताइए इसका। तीन चीजें करते हैं, ठीक। चलो, तो सबसे पहले तो हमको सीव एनालिसिस परफॉर्म करना है। आपने लिख लिया है डेटा, तो मैं सीव को पहले प्लेस करता हूं। कौन कौन से सीव थे बाबू यहाँ पे? एक था आपका 300 माइक्रन का, रुको, 300 माइक्रन, 75 माइक्रन, फिर 50 माइक्रन, फिर 20 माइक्रन, फिर 10 माइक्रन। 300 माइक्रन, 75 माइक्रन, 50 माइक्रन, 20 माइक्रन, 10 माइक्रन। और कोई सीव छूट रहा है क्या? एक मिनट देख लूं यार। 350 नहीं, 300, 75, 50, 20, 10 माइक्रन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जो टोटल सॉइल हमने लिया है सीव एनालिसिस के पर्पज से, वो टोटल कितना अपना मास 500 ग्राम। ओके, अब देखो, मैं जो टेक्निक यूज करूंगा, अभी यही टेक्निक यूज करना बेस्ट, एग्जाम में भी, मेंस एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं है। 500 ग्राम हमारे पास, यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में, टोटल वेट है, टोटल मास, टोटल सैंपल मास, टोटल सैंपल मास 500 ग्राम। तो हर एक सीव के ऊपर कुछ ना कुछ रिटेन किया, तो कुछ रिटेन करेगा तो कुछ पास करेगा, कुछ रिटेन किया तो कुछ पास किया, कुछ रिटेन करेगा कुछ पास करेगा, है ना। फिर यहाँ कुछ रिटेन कर गया तो कुछ पास भी कर गया है, फिर इधर कुछ रिटेन किया तो इधर भी कुछ पास किया है। तो रिटेंशन का डेटा आपको दिया हुआ है, कितना कितना रिटेन किया। जब 300 माइक्रन पे हमने किया सीविंग किया, तो 300 माइक्रन के ऊपर 200 ग्राम रिटेन कर गया, इधर रिटेन कर गया 200 ग्राम, तो पास कितना किया होगा? टोटल 500 में से 200 रिटेन कर गया तो 300 ग्राम पास की होगी। अब ये जो 300 ग्राम का सॉइल नेक्स्ट है, वो 75 माइक्रन के सीप के ऊपर गया, तो यहां पर अगेन 50 ग्राम रिटेन कर गया, 50 ग्राम्स, तो पास कितना किया फिर यहां से 250 ग्राम्स पास किया होगा। फिर 50 माइक्रन सीप के ऊपर 100 ग्राम रिटेन कर गया, यहां फिर रिटेन कितना कर गया 100 ग्राम रिटेन कर गया, तो पास कितना किया है? तो पास किया है 200, 250 में से 100 उधर रिटेन कर गया, तो पास किया 150, 150 ग्राम। अब ये 150 में से 50 50 रिटेंशन हुआ है ना, 50 50, तो यहां 50 रिटेन कर गया 50 ग्राम, तो 100 ग्राम, तो ये 100 ग्राम का इधर अगेन 50 ग्राम रिटेन कर गया, तो पास कर गया अगेन 50 ग्राम्स। तो दिस इज योर डेटा गिवन इन क्वेश्चन। अब पहला आपको निकालना है परसेंटेज फाइननेस। तो पार्टिकल साइज लेसर देन 75 माइक्रन इज कॉल्ड फाइन सॉइल। तो परसेंटेज फाइननेस क्या होगा? परसेंटेज फाइननेस दैट इज पार्टिकल लेसर इन साइज, या फिर पार्टिकल फाइनर देन 75 माइक्रन सीफ, या फिर पार्टिकल पासिंग, या फिर सॉइल फ्रैक्शन पासिंग, सीधा ऐसे लिखता है सॉइल पासिंग, सॉइल पासिंग 75 माइक्रन सीफ। तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? टोटल तुम्हारे पास कितना था? 500 ग्राम ऑफ सॉइल था, 500 में से 75 माइक्रन को कितना पास कर रहा है? 250, मतलब 50%। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा दिख गया। तो 2250 मतलब 250 पास कर गया आउट ऑफ 500 टोटल जो आपने सीव एनालिसिस के लिए लिया था, इनटू 100। व्हाट इज दिस? दिस इज योर 50%। परसेंटेज फाइननेस इस पर्टिकुलर गिवन सॉइल में
कितना है, 50% तक का है। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, है ना, कि परसेंटेज फाइनेंस कितना है, 50%। पहला आंसर आपको मिल गया। अब हमको दूसरा चीज करना है, क्या, क्लासिफाई करना है सॉइल का। नेक्स्ट पेज में करते हैं, दोनों पेज को हम लोग यूज कर रहे होंगे, ठीक है। एक मिनट रुको, नहीं तो एक मिनट रुको, हमने पेज को ही कॉपी कर लिया, ठीक है। क्यों आगे पीछे बार बार इधर उधर इधर उधर, जरूरत नहीं है। पेज को ही कॉपी कर लिया, यहीं पे डेटा रहेगा, यहां से क्लासिफाई कर लेंगे। परसेंटेज फाइनेंस क्लियर है, 50%। दूसरा क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करोगे तो सबसे पहला चीज तो ये पता लगाना होता है सॉइल क्लासिफिकेशन में कि ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है या फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। तो ये आपको पता चल गया कि ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। क्यों, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का डेफिनेशन किया था, if 50% or more than 50% of soil retained over 75 micron sieve, then that soil will be termed as coarse grained soil। तो यहाँ पे 50% रिटेंशन तो 75 माइक्रोन सीव के ऊपर है, 50% तो है ना जी, है ना। 75 माइक्रोन सीव साइज के ऊपर टोटल कितना सॉइल है अपना, 50% सॉइल है। मतलब ये पक्का हो गया कि दिस इज योर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। क्लासिफिकेशन का पहला स्टेप, ध्यान से सुनो। तो मैं लिखूंगा इट इज, ये लिख के मैं आपको दिखा रहा हूं जजमेंट, मैं किस तरह से कंक्लूजन पे पहुंचूंगा सॉइल के नाम पे, है ना। आपकी कॉपी में रहेगा, इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, नहीं तो ये सब चीज माइंड में चल रही होती है, ठीक है। इट इज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। क्यों, एज 50% ऑफ सॉइल total mass is retained over 75 micron sieve। इसलिए मैं उसे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कह रहा हूं, है ना। तो मैंने अपना पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने खुद कर लिया कि ये कोर्स ग्रेन है या फाइन ग्रेन है, ये पता लगाना था, मैंने पता लगा लिया, कोर्स ग्रेन है साहब। दूसरा जवाब, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। कोर्स ग्रेन में वो दो हो सकता है, एक तो ग्रेवल हो सकता है या वो सैंड हो सकता है। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि कोर्स ग्रेन तो है लेकिन ग्रेवल है या सैंड है, हमको पता ये लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए हम क्या, कहां पे जाते हैं, 4.75 mm वाला इंडियन स्टैंडर्ड सीव के पास जाते हैं कि अगर 50% या मोर देन 50% ऑफ सॉइल रिटेन्ड ओवर 4.75 mm सीव, देन दैट इज कॉल्ड एज ग्रेवल, अथवा उसे हम कह देंगे सैंड। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें सीव एनालिसिस का डेटा देखिए, 4.75 mm साइज ऑफ सीव का कोई भी जिक्र है नहीं है। ये जो सॉइल यहाँ पे लाई कर रहा है, किस रेंज में लाई कर रहा है, 50% ऑफ सॉइल, इट इज लाइंग बिटवीन 300 माइक्रन, ठीक है। अब 300 से भी ऊपर कुछ होगा, ओके, लेकिन हमको वो नहीं मालूम, लेकिन उसका डेटा तो नहीं दिया है ना। 4.75 mm का कोई डेटा दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, कहना ये चाहता हूं, मान लो कि तुम ऐसा सोचोगे सर 300 माइक्रॉन जो सीव है इसके ऊपर तो 200 ग्राम रिटेन कर रहा है, तो वो हो सकता है कि 300 माइक्रॉन के ऊपर जो मतलब ओरिजिनली जो पार्टिकल साइज है वो 4.75 mm से बड़े हैं, तो 4.75 mm पे रिटेन कर रहा होगा, ठीक है। मैं तुम्हारा बात मान लूंगा, ठीक है। तो मैं परसेंटेज कैलकुलेशन करने जाऊंगा, तो ये 200 ग्राम ही तो है, ये जो टोटल 50% रिटेन हुआ है 75 माइक्रॉन के ऊपर, ठीक है, वो टोटल 50% क्या 4.75 mm के ऊपर है, नहीं, वो टोटल 50% 4.75 mm के ऊपर नहीं है, लेस देन 50% है, 200 है ना भाई, तो लेस देन 50% हो गया। क्यों, बाकी ये बीच का ये 50 ग्राम तो तुमको यही 300 से 75 के बीच में ही दिख रहा है, ये 50 ग्राम, तो 4.75 के mm के ऊपर अगर मान लो एज्यूम करते, है ना, क्वेश्चन में से दिया नहीं है लेकिन हम लोग दिमाग लगा लेते कभी कभी, तो अगर एज्यूम करते कि 300 माइक्रॉन से बड़ा मतलब इस पे रिटेंशन हो रहा है, मतलब हो सकता है ये पार्टिकल इतने बड़े बड़े होंगे कि वो 4.75 mm के ऊपर रिटेन्ड है,
तो मान लिया कि चलो कंप्लीटली 200 ग्राम रिटेन्ड है, मान लिया कि 4.75 mm के ऊपर 200 ग्राम रिटेन्ड है, तो भी तो वो 50% नहीं हो रहा है, तो ग्रेवल वाला डेफिनेशन तो वैसे ही फेल हो गया ना। कोर्स ग्रेन सॉइल तो है लेकिन वो ग्रेवल नहीं है, तो ग्रेवल नहीं है तो क्या हो सकता है, सैंड। समझ गए बात, ठीक है। सो सेकेंड कंक्लूजन, ये तो मैंने इतना समझाया, ठीक है, उतना समझने की जरूरत भी नहीं था, यहाँ पे बस सीव हम देख लेते हैं, यहीं से हमको समझ में आ जानी चाहिए कि वो क्योंकि ये सीव जो है ना ये सैंड के कैटेगरी में है। क्यों, सैंड का कैटेगरी क्या होता है, लेस देन 4.75 mm टू अप टू 75 माइक्रोन। अब इसके बीच में भी मैंने और बताया था, एक तो 2 mm यूज करता है, एक तो 425 माइक्रोन यूज करता है, फिर 75, तब आती है कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं यार, यहाँ तो केवल 300 से चालू किया, तो 300 से ऊपर 425 होगा, उसके ऊपर 2 mm होगा, हो सकता है वहां पे कुछ रिटेंशन हो गई हो, ठीक है, मतलब समझ रहे हो बात को। ये जो 200 ग्राम है उसमें से हो सकता है कि कोई 2 mm से छोटा हो, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 mm है, दिस इज 2 mm, ये 425 माइक्रोन है, ठीक है, तो ये जो टोटल 200 ग्राम है, ओके, ये टोटल 200 ग्राम किसके किसके ऊपर है, यहाँ पे कहीं पे 300 है, 300 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 300 माइक्रोन के ऊपर 200 ग्राम है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल हो सकते हैं। तब हो सकता है कि ये टोटल 200 ग्राम में से कुछ इस इसके बीच में आ गया, 2 mm टू 425 माइक्रोन के बीच में आ गया, है ना, कुछ 4.75 और 2 mm के बीच में आ गया, कुछ सैंड इधर आ गया। हो सकता है कुछ पार्टिकल, इक्का दुक्का चार पांच पार्टिकल इतने बड़े बड़े हो जो कि 4.75 mm वाले सीव के ऊपर आ गए, इक्का दुक्का पार्टिकल हो सकता है, इट इज पॉसिबल। समझ रहे हो, तो ये ग्रेवल तो हो ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पार्टिकल है वो सैंड के कैटेगरी में है, तो वो सैंड है, कोर्स ग्रेन सॉइल तो है लेकिन ये सैंड है। इस तरह से मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन में जैसा डेटा दिया रहता है ना, हमको उसी हिसाब से काम करना पड़ता है, तब जाके हम आंसर पे पहुंचते हैं, ठीक है, तो ये सीखो किस तरह से मैं सोच रहा हूं। तो दिस इज सैंड, सेकेंड कंक्लूजन, दिस इज सैंड, ठीक है। अब देखो यहां पर कोर्स ग्रेन सॉइल है, सैंड है, ये दो बात आपने पता लगा लिया, है ना, कोर्स ग्रेन सॉइल है, सैंड है। यहाँ पे परसेंटेज फाइनेस जो था सॉइल में वो कितना तक है, 50% है, सीधा सीधा परसेंटेज फाइनेस। तो जो सॉइल का नाम आएगा उसमें कौन कौन क्या क्या इफेक्ट कर रहे होंगे, बेसिकली आपका ग्रेडेशन इफेक्ट कर रहा होगा क्या, इस केस में ग्रेडेशन का कोई इंपॉर्टेंस होगा, ग्रेडेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्यों, percentage fineness will affect the classification, basically percentage fineness and particle size will affect the classification, gradation का कोई effect नहीं होगा। समझ में आ रहा है, क्यों, परसेंटेज फाइनेंस ज्यादा है ना, लेकिन क्वेश्चन में अपने को बोला है कि आप ग्रेडेशन भी निकाल के बताओ, तो क्वेश्चन में बोला है तो हम निकाल के बता देंगे, हम निकाल के बता देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रेडेशन सॉइल का नाम चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू ग्रेडेशन सॉइल का नाम चेंज नहीं होगा। तो देखो यार, तो यहां पे परसेंटेज फाइननेस में 50% परसेंटेज फाइननेस है, हमको ये पता लगाना है कि ये जो परसेंटेज फाइननेस है 50%, अब ये सिल्ट का है या क्ले का है, ये पता लगाने के लिए अभी अभी आपने पढ़ा कि फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए प्लास्टिसिटी चार्ट के कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो प्लास्टिसिटी चार्ट के कंसेप्ट को यूज करने के लिए हमको क्वेश्चन में लिक्विड लिमिट दिया होना चाहिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के वैल्यूज दिया होना चाहिए, मतलब कोई प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो देखो, उसमें प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, नहीं है, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, याद करो, याद लगाओ, दिमाग दिमाग लगाओ। अभी अभी रिसेंटली हमने बताया था फाइन ग्रेन सॉइल को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो एक फैक्टर तो कॉमन रहता है, पार्टिकल साइज। लुकिंग एट पार्टिकल साइज वी कैन से कि वो सिल्ट है या क्ले है। क्यों, पार्टिकल साइज
75 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक सिल्ट का रेंज है, और 2 माइक्रोन से छोटे जो भी हैं वो होंगे क्ले पार्टिकल्स। तो यहां पे देखो, तो 75 माइक्रोन से छोटे टोटल 50% है, 75 माइक्रोन से छोटा टोटल 50% है। अब तुम देखो 75 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक का यहाँ पे सीव दिया है, 75 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक का सीव दिया है। इसके बीच में अभी 10 माइक्रोन के आगे कहीं ना कहीं अगर मैं 2 माइक्रोन सोचता तो 10 माइक्रोन के आगे कहीं ना कहीं 2 माइक्रोन लगा दिया, चलो इधर एक 2 माइक्रोन का सीव लगा दिया। और मान लो कि ये जो 2 माइक्रोन का सीव है, इससे ये जो 10 मतलब सबसे पहले ये जो 10 माइक्रोन का सीव है, इससे कितना पास हुआ 50। और हम ये भी मान लेते हैं आपके कन्वीनियंट के लिए, ये 2 माइक्रोन का सीव जो नीचे होगा, जो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन अगर नीचे अगर होता तो उससे भी ये टोटल 50 ग्राम पास कर ही रहा है, टोटल 50 ग्राम पास कर ही गया। मतलब ये जो टोटल 50 ग्राम है दैट इज फाइनर देन 2 माइक्रोन। तो 2 माइक्रोन से जो छोटे हैं वो क्ले होंगे, तो टोटल इसमें तुम्हारा 50 ग्राम ही क्ले है। मैक्सिमम पोर्शन किस कैटेगरी में आ रहा है, सिल्ट वाले साइज में आ रहे हैं ना, सिल्ट साइज पार्टिकल। भले ही यहाँ पे प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिया है, ए लाइन आईपी इनका कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए हमें बाउंड नहीं किया है, हम सीधा पार्टिकल साइज को देख के यहाँ पे बता सकते हैं। सीव एनालिसिस का डेटा है मेरे पास, इसको देख के मैं बता सकता हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉइल इन केस ऑफ फाइन ग्रेड सॉइल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना, टोटल देखो 75 माइक्रोन से टोटल पास कर रहा है 250 ग्राम, तो ये टोटल मान लो 250 ग्राम पास किया। तो इस वाले जोन में 75 टू लेके 10 माइक्रोन तक के जोन में कितना रिटेंशन हो रहा है, 200 बाई 250 इंटू 100, ये खत्म। ठीक है, फिर ये 5, ये 2 टाइम में खत्म। ओके, तो ये हो गया 400 और नीचे, तो ये लगभग 80%, 80% कैलकुलेशन कर रहा हूं, 80%, दैट इज आउट ऑफ टोटल टोटल फाइननेस, टोटल फाइन सॉइल, ऐसे लिखता हूं, आउट ऑफ टोटल फाइन सॉइल अप्रोक्स 80% of soil having silt size particle, तो हम उसे सिल्ट ही कंसिडर करेंगे, हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, सिल्ट ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि 80% जब सिल्ट है, सिल्ट साइज पार्टिकल है, तो जो परसेंटेज फाइननेस है उसमें मेजॉरिटी डोमिनेंस किसका है, सिल्ट का, मेजर डोमिनेंस किसका है, सिल्ट का, सिल्ट इज ग्रेटर देन क्ले फ्रैक्शन, हम ऐसा बोलेंगे। ओके, तो सॉइल का नाम क्या हो रहा होगा, सोचो। पहला क्या, कोर्स ग्राइंड सॉइल पता लगा लिया, उसमें सैंड है, ठीक है, सैंड, और जो परसेंटेज फाइननेस है उसमें पता लगा लिया सिल्ट, तो क्या है सॉइल का नाम, एस एम। तो सॉइल का नाम यहां पे क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे, एस एम, दैट इज द सॉइल इज, दैट इज द सॉइल इज सिल्टी सैंड। लॉजिक क्लियर, क्या हो गया सॉइल, सिल्टी सैंड, एस एम, ये हो गया आपका सॉइल का नाम। तो किस तरह से हम सॉइल के नाम तक पहुंचे देखें, ऐसे दिमाग लगाना होता है। अब चलो, ग्रेडेशन का इंपॉर्टेंस नहीं था इस वाले क्लासिफिकेशन में, बट अपने को क्वेश्चन में पूछा है ग्रेडेशन, तो हम ग्रेडेशन बता देंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो हम बताएंगे, उसमें बताने में हमको क्या जाता है। तो ग्रेडेशन बताने के लिए हमको चाहिए होगा D10, D30, D60। तो इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन इनको कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे अपना सीव एनालिसिस वाले डेटा के ऊपर, सीव एनालिसिस वाले डेटा के ऊपर जाएंगे। देखो D10 कितना होगा, सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है 10 माइक्रोन। D10 का मतलब क्या है, that size of sieve corresponding to which 10% of soil is finer। तो 10 माइक्रोन के करस्पॉन्डिंग मेरे को 50
ग्राम पास होता हुआ नजर आ रहा है, तो 50 क्या होता है 500 का 10%, तो सीधा सीधा D10 मेरे को यहां से मालूम हो रही है 10 माइक्रोन। उसी तरह 30, उसी तरह हमको 30 निकालना है, उसी तरह हमको निकालना है 60। ठीक है, तो 50 का सॉरी 500 का 50 अगर 10% है तो उसका 30% क्या होगा 150। तो 150 ग्राम कहां से फाइनर है 50 माइक्रोन से, तो D30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइक्रोन। 60 क्या हो जाएगा फिर 60% इज 300, तो 300 माइक्रोन हो गया। वहां ऊपर देखो ये जो 300 माइक्रोन है इससे 300 ग्राम पास है, दैट इज D60 का मतलब क्या है दैट साइज ऑफ सीम करस्पॉन्डिंग टू विच 60% ऑफ सॉइल इज फाइनर। तो टोटल 500 का 300 पास है मतलब 60% फाइनर है, दैट इज योर D60। डी ये हो गया आपका D60, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। इस तरह से डेटा को दिया है कि आप D60 D10 ये सब निकाल सकते हैं। ये आपका D10 ही हो गया, फिर ये D30 हो गया, तो सब चीज आपको मालूम हो गया। तो इनको यूज करके हम सेफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो D10 इक्वल टू 10 माइक्रोन, D30 इक्वल टू कितना आया था 50 माइक्रोन, और ये 300 माइक्रोन था। तो सेफ फैक्टर Cu एंड Cc का वैल्यू, ओके। तो ये वैल्यू बताओ, Cu का वैल्यू D60 अपॉन D10 मतलब 300 अपॉन 10 मीन्स 30। ओके, अब Cc का वैल्यू इसी तरह से निकाल लेते हैं, D30 का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 300। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा समथिंग 0.833। अभी याद करो सैंड के केस में Cu-Cc का वैल्यू मैंने क्या लिखवाया था, Cu अगर ग्रेटर देन 6 है तो 30 इज ग्रेटर देन 6। ओके ठीक है, तो ये सैंड है, ये बात कंफर्म हो गई। और ये बात भी कहीं ना कहीं कंफर्म हो रही है कि वो वेल ग्रेडेड है, क्योंकि Cu ग्रेटर देन 6 को हम क्या बोलते थे वेल ग्रेडेड सैंड बोलते थे। क्या बोलते थे वेल ग्रेडेड सैंड। बट दूसरा वाला जो क्राइटेरिया अपना वो फेल हो गया, मतलब Cc का वैल्यू 0.83 मतलब 1 to 3 के बीच में अगर होता तो होता वेल ग्रेडेड। बट यहां पे क्या है Cc का वैल्यू इज लेस देन 1, तो ये क्या है पुअरली ग्रेडेड। तो Cu के वैल्यू से कंफर्म हो गया कि सैंड है, लेकिन ये Cu-Cc का क्राइटेरिया दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इन दोनों में से कोई एक फेल हो गया, तो मैंने बोला था इन दोनों में से कोई भी एक अगर फेल हो गया तो फेल, तो Cc फेल हो गया। Cc का वैल्यू यही अगर 1.1 या 1.2 आ जाता है ना, तो हम वेल ग्रेडेड सैंड कह सकते थे। यहाँ वेल ग्रेडेड सैंड मतलब हम यहाँ पे फिर SW नाम को जोड़ सकते थे, यही होता है वेल ग्रेडेड सैंड। ओके, हम ये कह सकते थे वेल ग्रेडेड सैंड। बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। यहाँ पे जो चीज ऑन ग्रेडेशन आप देख रहे हैं, तो ग्रेडेशन देखने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि दिस इज योर SP। ओके, मतलब पुअरली ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। ओके, अब मैं आंसर करूंगा फाइनल, फाइनल नाम दूंगा सॉइल को। ये ग्रेडेशन को और फिर परसेंटेज फाइननेस वाला इफेक्ट को कंबाइन करते हुए अगर मैं इस सॉइल का आंसर करूं कि ये कौन सा सॉइल है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ग्रेडेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज ट्रू। मैंने कंडीशन लिखवाया था वो कंडीशन सही है, ग्रेडेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज मैंने वहां पे बताया भी था कि क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि ग्रेडेशन भी फाइंड आउट करो और ग्रेडेशन का इफेक्ट को भी बताओ, तो बताना पड़ेगा, क्योंकि सर्वोत्तम तो वही है क्वेश्चन वाले। क्वेश्चन जो पूछेगा अपने को आंसर उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो ग्रेडेशन और परसेंटेज फाइननेस वाला इफेक्ट दोनों को जोड़ के अगर मैं सॉइल का नाम बोल रहा हूं तो क्या बोलूंगा, देखो वहां से हमको पहला से हमको क्या पता चला कि वो सिल्टी सैंड था, दूसरा से हमको क्या पता चला कि पुअरली ग्रेडेड सैंड है। तो जो ओवरऑल सॉइल का नाम हो जाएगा ओवरऑल सॉइल
का जो नाम हो जाएगा वो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं SPSM. This is your soil. Poorly graded silty sand. ठीक है, इस केस में ग्रेडेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल्सो कंसिडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेडेशन, है ना. सो द आंसर विल बी SPSM, पुअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड. दिस इज योर ओवरऑल सॉइल. हो गया, समझ गए बात को, किस तरह से सॉइल को क्लासिफाई कर रहे हैं. कोई कंफ्यूजन यहां तक के चीजों में नहीं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे. क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन, sieve analysis on a dry soil sample having mass of 1000 ग्राम, 1000 ग्राम था सॉइल का, रिप्रेजेंट दैट बताता है 980 ग्राम पासेस फ्रॉम 4.75 mm. ये बात तो यहीं से क्लियर हो गया, 980 ग्राम 4.75 mm से पास कर रहा है, मतलब वो ग्रेवल, अगर कोर्स ग्रेन होगा भी तो वो ग्रेवल के कैटेगरी में नहीं होगा, क्योंकि 1000 का 980 ग्राम मतलब वो तो पास ही कर गया ना, तो 20% ही रिटेन कर रहा है 4.75 mm के ऊपर, तो वो कोर्स ग्रेन अगर ये सॉइल होगा तो ग्रेवल नहीं होगा. ये यहीं से सीधा आइडिया लग गया. एंड 270 ग्राम पासेस फ्रॉम 75 माइक्रोन. 75 माइक्रोन से कितना पास कर रहा है, 270 ग्राम. लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इज 40%, 90% नहीं है, वो 40% है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसलिए बोल भी दे रहा हूं. लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इज 40% एंड प्लास्टिक लिमिट इज 18%. ठीक है, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स नहीं, प्लास्टिक लिमिट है वो, WPIP नहीं. ठीक है, 18%. क्लासीफाई दी सॉइल. सॉइल को क्लासीफाई करना है, कौन सा सॉइल है ये बताना है. तो चलो चालू करते हैं. तो आपने 1000 ग्राम ऑफ सॉइल लिया, 4.75 mm सी पे डाले, तो आपने देखा कि मात्र 20 ग्राम रिटेन किया और पास कर गया कितना, यहां से 980 ग्राम. अब ये जो 980 ग्राम है, इसमें से पास कर गया कितना, 75 माइक्रोन को, 270 ग्राम. तो रिटेंशन कितना हुआ 75 माइक्रोन के ऊपर, 710 ग्राम, 710 ग्राम. ठीक है, तो अब चालू करते हैं क्लासिफिकेशन. तो पहला पॉइंट ये पता लगाना है कि ये कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है. तो उसका डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ सॉइल रिटेन्ड ओवर 75 माइक्रोन सीव इज 50% और ग्रेटर देन दैट, देन दिस सॉइल विल बी टर्म्ड एज कोर्स ग्रेन सॉइल. तो टोटल 75 माइक्रोन सीव के ऊपर, पहला पॉइंट, 75 माइक्रोन सीव के ऊपर टोटल कितना रिटेन हो रहा है सॉइल, 710 प्लस देखो 75 माइक्रोन के ऊपर और एक 20 ग्राम भी है जो कि 4.75 mm के ऊपर रिटेन हुआ था, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो वो भी तो 75 माइक्रोन से बड़े ही है ना, तो 75 माइक्रोन के ऊपर ही रिटेंशन उसका भी काउंट किया जाएगा. तो टोटल रिटेंशन हुआ है 730 ग्राम. ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम इंटू 100 इक्वल टू कितना, 73%. ठीक है, कितना रिटेंशन हुआ, अरे कट्टम कुट्टी कर दो ना भाई सीधा, ये 2 जीरो इधर काटो, ये 2 जीरो इधर कटेगा, इधर से 1 जीरो ऊपर से 1 जीरो, बचा क्या, 73, 73%. तो ये जो 73% है रिटेन्ड ओवर 75 माइक्रोन सीव. सो इसलिए ये जो सॉइल है कोर्स ग्रेन सॉइल है. अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कोर्स ग्रेन सॉइल तो है, सैंड है या ग्रेवल है. ठीक है, तो ग्रेवल के लिए क्या होना चाहिए, 4.75 mm के ऊपर 50% या उससे ज्यादा रिटेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिटेन कितना हो रहा है, 20 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, ये रिटेन हो रहा है आपका 2%. सेकेंड, परसेंटेज ऑफ सॉइल रिटेन्ड ओवर, एक मिनट, रिटेन्ड ओवर 4.75 mm सीव.
इज 20 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, ये खत्म, ये खत्म, ये जीरो ऊपर खत्म, 2%, दैट इज लेस देन 50%, 50% से कम है, तो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ ग्रेवल वाला, सो इट इज नॉट ग्रेवल। तो ग्रेवल नहीं है तो क्या होगा, इट इज सैंड, इट इज सैंड। तो ये यहां तक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कोर्स ग्रेन सॉइल है, सैंड है वो, ठीक है। चलो ये पहला पॉइंट खत्म। अब दूसरा पॉइंट में ये देखते हैं परसेंटेज फाइननेस कितना है। परसेंटेज फाइननेस, तो परसेंटेज फाइननेस विल बी 27%। क्यों, अरे यार 1000 में से 270 तो पास ही कर रहा है, तो परसेंटेज फाइननेस इन सॉइल इज, दैट इज सॉइल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन, कितना 270 ग्राम पास कर रहा है, लिया था आपने कितना 1000 ग्राम लिया था इंटू 100, तो इधर से 2 जीरो टपक गए, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो खत्म, तो बचा क्या, सीधा सीधा 27%। तो जो मुझे अब क्लासिफिकेशन करना है यहाँ पे, तो ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है जिसमें परसेंटेज फाइननेस, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, सैंड है, और उसमें परसेंटेज फाइननेस इज मोर देन 12%, 27% आया मतलब ग्रेटर देन 12%। तो जो सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट बताया था आपको, उसके तहत हमको क्लासिफिकेशन करना है इस पर्टिकुलर सॉइल का, तो चलो करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे परसेंटेज फाइननेस की वेटेज है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक। अब हमको क्या बताना है, ये जो परसेंटेज फाइननेस है ये सिल्ट का है ना क्ले का है, ये पता लगाना है। दिस इज व्हाट, सिल्ट और क्ले, सिल्ट और क्ले। अब ये पता लगाने के लिए यहाँ पे प्लास्टिसिटी चार्ट के कंसेप्ट को यूज किया जा सकता है। क्यों, प्लास्टिसिटी चार्ट से रिलेटेड डेटा यहाँ पे दिया है, जैसे कि हमने बोल रखा है लिक्विड लिमिट का वैल्यू यहाँ पे दिया है, देखो क्वेश्चन में, तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यार, तो यहाँ कौन सा पॉइंट लिखूं, एक मिनट, दूसरा, तो तीसरा पॉइंट का कैलकुलेशन, थर्ड, प्लास्टिसिटी चार्ट कॉन्सेप्ट, प्लास्टिसिटी चार्ट कॉन्सेप्ट। सीधी बात है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जो सॉइल दिया उसका लिक्विड लिमिट कितना दिया है बाबू, 40% दिया क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना कैसे कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीखो। तो ए लाइन का इक्वेशन अपना क्या होता है, ए लाइन का जो अपना इक्वेशन है दैट इज योर आईपी इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। तो प्लास्टिसिटी चार्ट के कंसेप्ट को यूज किया जा सकता है, क्यों, लिक्विड लिमिट ऑफ गिवन सॉइल इज ग्रेटर देन 20%, यस। तो हम 0.73 इंटू WL के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 40 माइनस 20, मतलब 0.73 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा, समथिंग 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बाबू, 20 इंटू 0.73 14.6, 14.6। तो ये आ गया IP इक्वल टू 14.6। ये क्या आ गया, ये डेटा क्या आप क्या समझोगे, IP इज 14.6 at liquid limit equal to 40% for this given soil, for this given soil। ठीक है, मतलब ये जो आ गया ये ए लाइन का कोऑर्डिनेट आ गया है, क्या आ गया है, ए लाइन का कोऑर्डिनेट है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए लाइन, ए लाइन कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम ए लाइन के इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं ना, ओके। तो ये ए लाइन का कोऑर्डिनेट, देखना कैसे, क्या अभी समझा रहा हूं, देखो प्लास्टिसिटी चार्ट को बनाओ, प्लास्टिसिटी चार्ट को मैं बना रहा हूं, इज अ चार्ट बिटवीन आईपी एंड लिक्विड लिमिट, ठीक है। लिक्विड लिमिट की वैल्यू यहाँ पे 20, इधर मैं ले लेता हूं यहाँ पे आपका कितना 35,
इधर ले लेता हूं एक वैल्यू 50, ओके, और एक वैल्यू इधर 8 हम लेते थे, बट वो अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा ए लाइन को दिखाएंगे। तो ये है मेरा ए लाइन जो 20 से ऐसे गया, ये मेरा गया ए लाइन, ठीक है। हमारा जो सॉइल है उसका लिक्विड लिमिट कहां था, 40 था, मतलब 35 से ज्यादा है, 50 से कम है, मतलब यहां पर कहीं पर है, 40 मतलब यहीं पर है ना, दिस इज योर लिक्विड लिमिट 40%, अपना वाला सॉइल का। तो सबसे पहला चीज तो ये बताओ, अपना वाला सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है ये, इंटरमीडिएट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है, चाहे वो सिल्ट हो या क्ले हो, ये हमको अभी पता चलेगा, लेकिन वो जो भी है इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी है उसकी, ये बात लिक्विड लिमिट के वैल्यू को ऑब्जर्व करके क्लियर हो गई, कंप्रेसिबिलिटी है इसकी, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं। अब जो हमें ये कोऑर्डिनेट मिला है, क्या हमने, ये ए लाइन था ना अपना, दिस इज आवर ए लाइन, तो हमने क्या किया, ए लाइन का जो इक्वेशन है उसमें 40% लिक्विड लिमिट डाला, फिर हमें आईपी का वैल्यू मिला, आईपी वाई एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब इसी लाइन को तुम आगे ऊपर एक्सटेंड करोगे, ये मैंने कर दिया एक्सटेंड, एट लिक्विड लिमिट 40% हमने लाइन को एक्सटेंड किया, तो ये जो लाइन यहाँ पे ए लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आईपी है, दिस वैल्यू आईपी इज योर व्हाट 14.6, ये चीज कैलकुलेट होके निकली यहां से, समझ गए, ए लाइन का इक्वेशन से क्या कैलकुलेट होके आई, वो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे आईपी का वैल्यू कितना है, तो वो है आपका 14.6, समझे। अब हम बताएंगे कि मेरा सॉइल क्ले है या सिल्ट है, कैसे, हम अब ये पता लगाएंगे आईपी ऑफ आवर सॉइल, आईपी ऑफ आवर सॉइल इज, वो कितना है, तो देखो कैसे पता लगाएंगे, आईपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, क्वेश्चन में गिवन है क्या है, लिक्विड लिमिट इज 40% एंड प्लास्टिक लिमिट इज 18%, मतलब अपना जो सॉइल है उसका जो रियल आईपी है दैट इज योर 22%। जब ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है 14.6% पे, तो 22%, ठीक है, 22% कहां लाई कर रहा होगा, 22% कहां लाई कर रहा होगा, इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के ऊपर, यहां पर कहीं पे लाई कर रहा होगा, आईपी इक्वल टू 22, दिस इज योर आवर सॉइल, आवर सॉइल, तो ए लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो ए लाइन के ऊपर मतलब क्ले हो गया, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इंटरमीडिएट, तो ये है सी आई, ऐसे चेक करते हैं, ऐसे यूज करते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट के कंसेप्ट को, समझ में आया, ए लाइन का इक्वेशन में पुट करके उसका बाउंड्री हम निकाल लेते हैं, उसके बाद अपना सॉइल का रियल वाला आईपी क्या है वो चेक करते हैं, वो ए लाइन के ऊपर आ रहा है या ए लाइन के नीचे आ रहा है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा, अपना जो रियल वाला आईपी है वो इस 14.6 से बड़ा है ना 14.6 से छोटा, अगर यही 14.6 से छोटा होता तो पॉइंट यहां पर कहीं पर लाई कर रही होती, लेकिन अपने केस में 14.6 से बड़ा है, तो ए लाइन के ऊपर लाई कर रहा है अपना रियल सॉइल, समझ में आ रहा है बात, तो ये पॉइंट को मैं मिटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो अपना जो रियल वाला सॉइल है वो ए लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ए लाइन के ऊपर हम लिखते हैं क्ले को, किसको लिखते हैं, क्ले को लिखते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी तुमको मालूम है ये इंटरमीडिएट वाले कंडीशन में आ रहा है, क्यों, 35 से अगर कम है तो मैंने बोला था लो, 35 से 50 के बीच में मैं बोला था इंटरमीडिएट, 50 से ज्यादा तो हाई बोला था एच, तो इसलिए ये हो गया सी आई, ठीक है। अब चलो इसका नामकरण करते हैं, यहां तक समझ में आ गया प्लास्टिसिटी चार्ट का कंसेप्ट कैसे हम अप्लाई करते हैं, ये सीख गए बेसिक चीज, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे अब नामकरण करेंगे, देखो हमें पता चला था कि जो मेरा सॉइल है वो सैंड है, कोर्स ग्रेन से हमको ये पता चला था कि सॉइल जो मेरा सैंड है, अब इसमें जो परसेंटेज फाइननेस है वो क्ले की है, तो ये क्या है सॉइल, क्लेई सैंड,
क्लेई सैंड, माने कि SC होगा इस सॉइल का नाम। ठीक है, अब अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को भी इंक्लूड करेंगे तो हम बोलेंगे दिस सॉइल इज क्लेई सैंड विथ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर हो गया बात? ऐसा एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा होगा वो SC ये दे रहा होगा, वो टिक लगानी होगी गेट में, या और ये सब क्वेश्चन बेसिकली गेट में ही आएंगे इस तरह के, अगर आएंगे भी तो, या फिर कोई कन्वेंशनल एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो गेट में तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे 120%, छूट नहीं सकता। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स से अगर क्लासिफिकेशन से डाला तो इसी तरह का क्वेश्चन डालते हैं, वो एनालिसिस करवा के वो आपसे कोड पूछ रहे होंगे लास्ट में कि सॉइल का नाम बताइए, नाम पे टिक लगाओ, है ना, तो वो पूरा एनालिसिस करके सॉइल का नाम पता लगा के फिर ऑप्शन को टिक लगानी होती है, ऐसा है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे होंगे। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ये आपका क्वेश्चन है, अच्छा ये अभी अभी जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें ये सी क्ले कहां से आया, समझ में आया ना, क्योंकि हमने ये पता लगा लिया ना प्लास्टिसिटी चार्ट को यूज करके कि जो अपना सॉइल है लाई अबव ए लाइन, है ना, तो अबव ए लाइन है ना, ये अबव ए लाइन, लाइस अबव ए लाइन, ये बात हमने पता लगा ली ना। ठीक है, इसलिए वो क्ले के रीजन में है, क्योंकि अबव ए लाइन क्या आता है, क्ले आता है, तो जो फाइननेस थी उसमें जो मेजर पोर्शन था वो किसका था, क्ले का। क्लियर है, मतलब पार्टिकल साइज विल बी लेसर देन 2 माइक्रोन। ओके, चलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है। ए रिजल्ट ऑफ सीव एनालिसिस ऑफ सॉइल इज एज फॉलो, सीव दिया हुआ है, वेट रिटेन्ड दिया हुआ है, कौन से सीव पे कितना वेट रिटेन किया है, सीव वेट रिटेन। थोड़ा स्लो इसलिए होना कि थोड़ा सा दर्द एल्बो में है तो लिखने में थोड़ा स्लो हो जाता है। ओके, ये इसके कारण अभी ये इसको सूखने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, बहुत बड़ा जल गया, तभी तो ये छोटा है, इतना इतना ये पूरा डैमेज हो गई थी, इसलिए बीच में क्लासेस पूरा स्टॉप कर दिए थे, नहीं तो हम लोग अभी परमिएबिलिटी वाले चैप्टर पे होते सॉइल में, या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस वगैरह कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते। सीव वेट रिटेन 10 mm, 4.75 mm, 2 mm, 75 माइक्रोन, ये सारे सीव यूज किए गए थे। वेट रिटेन इज 200 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 40 ग्राम, और टोटल सॉइल जो यूज किया गया था, टोटल सैंपल वेट इज सैंपल वेट टेकन फॉर टेस्ट, मतलब सीव एनालिसिस इज 750 ग्राम, टोटल 750 ग्राम लिया गया था। फिर ये सीव है, ये वेट रिटेन का डेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिवन और भी कुछ डेटा आपको दिया है, D60 इक्वल टू 6 mm, D30 का वैल्यू दिया है 3 mm, D10 का वैल्यू दिया है 1 mm, WL का वैल्यू दिया है लिक्विड लिमिट का 50% दिया है। देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, फटाक से माइंड में आना चाहिए इंटरमीडिएट, क्यों, हाई कंप्रेसिबिलिटी मतलब ग्रेटर देन 50%, इंटरमीडिएट में क्या लिखवाया था, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ग्रेटर देन इक्वल टू 35, लेस देन इक्वल टू 50, मतलब इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी है, इक्वल टू है तो ये इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होगा, ये सॉइल कंप्रेसिबिलिटी इसकी इंटरमीडिएट होगी। ठीक है, और ये प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, मतलब यहाँ पे परसेंटेज फाइननेस का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा होगा, और आपको प्लास्टिसिटी चार्ट के कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन में डेटा देख के ही आइडिया लगा लेना है। WP का भी वैल्यू दिया है 30%, तो IP क्या हो जाएगा, ये जो गिवन सॉइल है अपना, इसका रियल वाला IP क्या हो जाएगा, WL माइनस WP 20%। ठीक है, फिर ए लाइन को यूज करके हम एक IP का वैल्यू निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि अपना जो ये IP है ए लाइन के ऊपर है या नीचे है, उसके अकॉर्डिंग सिल्ट एंड क्ले होता चलेगा। क्लासीफाई दिस सॉइल, चलो यार क्लासीफाई करते हैं। तो पहले तो सीव एनालिसिस का डेटा
से हमको ये पता लगाना है कि ये जो ओवरऑल सॉइल है अपना वो कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड है, उसके बाद वो ग्रेवल है या सैंड है। इतना काम करने के बाद फिर हम आएंगे प्लास्टिसिटी चार्ट के ऊपर, ये पता लगाने के लिए कि जो भी परसेंटेज फाइननेस है उसमें सिल्ट के कंटेंट ज्यादा है या क्ले की कंटेंट ज्यादा है। प्लस यहाँ पे देखो डेटा D60, D30, D10 भी दे रखा है। तो हिंट कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि ग्रेडेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो तुमको ये भी बतानी होगी कि जो भी सॉइल है वो वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। प्लस प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे रखा है, मतलब आपको ये भी बताना होगा कि ये सॉइल में मतलब सिल्टी है या क्लेई है, ये भी बताना है। वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, चाहे वो ग्रेवल हो या सैंड हो, चीजें आपको ये सब बतानी है इधर। समझ गए? चलो काम चालू करते हैं। ठीक, तो ये सारे सीव हमने लगा दिए। अब टोटल जो आपने सॉइल इस पे डाला वो डाला कितना, 750 ग्राम आपने डाला। 750 ग्राम डाला तो 10 mm सीव के ऊपर कितना रिटेन हुआ था, इसके ऊपर रिटेंशन की डेटा क्या है 200 ग्राम। तो पास कितना कर गया होगा बाबू, 550 ग्राम, 550 ग्राम। 4.75 mm के ऊपर 250 रिटेन कर गया, तो पास कितना यहां से किया, 300 पास कर गया। अब ये 300 का फिर 2 mm के ऊपर 200 रिटेन हो गया है, यहाँ पे अगेन 200 ग्राम रिटेन हुई है, तो यहां से फिर पास कितना की होगी, 100 ग्राम। ये 100 ग्राम का 75 के ऊपर 40 ग्राम रिटेन कर गया है, तो पास कितना हुआ होगा, पास हुआ होगा 60 ग्राम। ये चीजें हैं। तो पहला फ्रैक्शन ऑफ सॉइल, फ्रैक्शन ऑफ सॉइल retained over 75 माइक्रोन सीव इज कितना, 750 आपने टोटल लिया था, 75 से पास कर रहा है 60, तो रिटेंशन टोटल कितना होगी 690, 690 अपॉन 750 इंटू 100, तो ये कितना परसेंट आ रही है, देखो यार, तो ये आ रही है आपकी 92%, 92%। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 50%, है ना। तो इसका मतलब सीधा कंक्लूजन, सॉइल इज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ये क्लियर हो गया, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, अब दूसरी बात हमको ये पता लगाना है सैंड या ग्रेवल। ओके, तो फ्रैक्शन ऑफ सॉइल, फ्रैक्शन ऑफ सॉइल retained over 4.75 mm sieve, retained over 4.75 mm sieve कितना, देखो 4.75 mm के ऊपर कितना रिटेन हो रहा है, 250 इधर प्लस ऊपर उधर 200, मतलब टोटल 450 रिटेन हो रहा है आउट ऑफ 750, मीन्स 450 अपॉन 750 इंटू 100 इक्वल टू 450 बाई 750 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 60%, सीधा सीधा 60%। ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 50%। मीन्स क्या कंक्लूजन निकला इधर से कि सॉइल इज ग्रेवल, ये ग्रेवल है, सैंड नहीं, ये ग्रेवल है। प्लस तीसरी बात, परसेंटेज फाइननेस कितना है इसमें, परसेंटेज फाइननेस इज योर 8%। क्यों, 75 माइक्रोन पे कितना रिटेन किया 92, तो पास कितना हुआ 8%, तो जितना पास हुआ वही ना परसेंटेज फाइननेस 8%। दैट इज ये कौन से कैटेगरी में आ गया अपना, परसेंटेज फाइननेस ग्रेटर देन 5% एंड लेस देन 12% वाले कैटेगरी में आ गया। तो इस वाले कैटेगरी में मैंने बोला था ग्रेडेशन भी इंपॉर्टेंट है एंड परसेंटेज फाइननेस भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और ये बात आपने पता लगा ही लिया है अभी तक कि ये आपका ग्रेवल है। चलो, तो अब अपन चौथा काम कर लेते हैं ग्रेडेशन के ऊपर। ग्रेडेशन के ऊपर काम कर लेते हैं और ये पता लगा लेते हैं इसका Cu का वैल्यू क्या है और Cc का वैल्यू क्या है। तो इसे चेक कर लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि ग्रेवल तो है लेकिन वो वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। तो Cu इक्वल टू D60 अपॉन D10, Cc इक्वल टू D30 का स्क्वायर बाई D10 इंटू D60। तो क्या क्या वैल्यू थे D60 के 6 और D10 का कितना था 1, तो Cu इक्वल टू 6, तो ग्रेटर देन 4 है ना। तो ग्रेवल वाला कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर ही रहा है कि फॉर ग्रेवल Cu इज ग्रेटर देन 4, तो हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। ठीक है, तो हम यहां से बोल ही पा रहे हैं कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, कोई दिक्कत नहीं है इधर अपना। ठीक है, Cu वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया है। Cc वाला D30 कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर बाई D60 इंटू D10, 1 गुना 6 मीन्स 9/6, 1.5। दैट इज इसकी रेंज जो है 1 to 3 के बीच में है, मतलब Cc का भी वैल्यू 1 to 3 के बीच में है, तो वेल ग्रेडेड। तो यहाँ पे देखो Cu और Cc दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मतलब हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अभी तक ये कंक्लूजन निकला है कि दिस इज वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ये कंक्लूजन निकला है। तो अभी तक जो सॉइल का नाम हमको पता चला है वो पता चला है GW, लेकिन इसमें प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमको वो भी बतानी है कि जो फाइननेस है 8% उसमें क्ले है या सिल्ट है। तो कहाँ तक हमने काम कर लिया था, पॉइंट नंबर 4 तक। अब पॉइंट नंबर 5 पे काम किया जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 पे क्या काम करेंगे, क्या लिखेंगे, प्लास्टिसिटी चार्ट कंसेप्ट, प्लास्टिसिटी चार्ट यूज। ठीक है, तो देखो Ip इक्वल टू क्या होगा ए लाइन का इक्वेशन से 0.73 इंटू, बार बार लिखना है फॉर्मूला ताकि याद रहे, WL% माइनस 20, तो इक्वल टू 0.73 इंटू WL का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे आपको 50% माइनस 20, मतलब 0.73 इंटू 30, तो ये IP का वैल्यू क्या आ रहा है, IP का वैल्यू आ रहा है 0.73 इंटू 30, तो ये वैल्यू आ रही है तुम्हारी देखो 21.9। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी IP की 21.9। ए लाइन इक्वेशन, ये क्या था, ए लाइन का इक्वेशन को सॉल्व करके आपने IP इक्वल टू 21.9 निकाला। अब प्लास्टिसिटी चार्ट लो। ठीक है, यहाँ पे जो सॉइल दिया हुआ है उसका लिक्विड लिमिट दिया हुआ है कहाँ पर 50% पे। ठीक है, 50% पे लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, दिस इज लिक्विड लिमिट एंड हियर इज IP वैल्यू। यहाँ पे IP कहीं पे 20% में लेके चल रहा हूँ, सॉरी लिक्विड लिमिट 20% लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ से एक लाइन मैंने बना दिया ऐसा। ठीक है, तो ये जो अपना अभी हमने इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दिस इज योर ए लाइन, ये ए लाइन है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन सॉल्व किया तो लिक्विड लिमिट 50% पे ये जो कोऑर्डिनेट है इस पर्टिकुलर सॉइल का प्लास्टिसिटी चार्ट में, ये आईपी का वैल्यू जो होगा यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर आईपी इज योर 21.9। अब आईपी ऑफ आवर सॉइल, आईपी ऑफ आवर सॉइल इज कितना 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 मीन्स 20%। जो रियल सॉइल है अपना उसका रियल आईपी जो है वो है 20%, तो 20% कहाँ पे लाई कर रहा है बाबू 20%, मतलब ये देखो ये 21.9 तो यही कोऑर्डिनेट हो गया, तो 20 विल बी लोअर देन 21.9 यहाँ पर कहीं पर,
है ना, ये होगी आपकी 20। एक मिनट, इधर क्यों अच्छे से लिख रहे हो, जगह नहीं बन रहा है ना इसलिए, है ना, ये होगा कहीं पर आपका IP इक्वल टू 20। ओके, तो ये अरे रे 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 रे, लिख देता हूं, फिर से लिख देता हूं। ओके, यहां पर होगा IP इक्वल टू, दिस इज योर 20%। तो अपना ये ए लाइन के नीचे, दैट इज आवर सॉइल इज बिलो ए लाइन। तो बिलो ए लाइन क्या होता है, सिल्ट होती है या फिर ऑर्गेनिक सॉइल होती है। तो ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में आपको यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, कि ऑर्गेनिक का आइडिया कुछ भी नहीं दिया है। तो बेसिकली अपना सिल्ट को हमको कंसिडर करके चलना है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में अगर पूछ रहा होगा तो वो अलग से बता रहा होगा, ठीक है। और पूछ रहा होगा बस कि हाई कंप्रेसिबल है, लो कंप्रेसिबल है या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है, उसका क्वेश्चन अलग ही आता है। केवल प्लास्टिसिटी चार्ट के ऊपर आता है, वो छोटे छोटे होते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए, है ना। उसमें हिंट, क्लियर कट हिंट रहती है क्वेश्चन में बताने के लिए। तो यहाँ पे आवर सॉइल इज बिलो ए लाइन, दैट इज आवर सॉइल इज ऐसे आवर सॉइल नहीं, परसेंटेज फाइन, दैट इज परसेंटेज फाइननेस इज ऑफ सिल्ट कंटेंट। सिल्ट कंटेंट हम ऐसा लिखेंगे, और उसकी भी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है, इंटरमीडिएट। सिल्ट कंटेंट ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, क्लियर कट डिकोड करके लिखो, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। समझ गया बात को, क्लियर है यहां तक। परसेंटेज फाइननेस इज ऑफ सिल्ट कंटेंट ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। आइडिया लग गया कैसे यूज किए प्लास्टिसिटी चार्ट को। 2 बार मैंने करवा दिया प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज। अब यूज करना तुम सीख गए प्लास्टिसिटी चार्ट को, अब दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना करीब पहुंचोगे एग्जाम में। तो हमें पता चला कि ये जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, इसमें जो परसेंटेज फाइननेस है बेसिकली सिल्ट की है। वो परसेंटेज फाइननेस किसकी है, सिल्ट है। मतलब ये सिल्टी ग्रेवल की कैटेगरी में आ रहा है। किसमें आ रहा है, सिल्टी ग्रेवल। तो यहां से यहीं पे लिखता हूं तो एक सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। मतलब ये अपना सिल्टी ग्रेवल है कहीं ना कहीं, सिल्टी ग्रेवल। सिल्टी ग्रेवल को हम कैसे लिखते हैं जनरली, GM ऐसा लिखते हैं, सिल्टी ग्रेवल। तो ओवरऑल सॉइल नेम, ओवरऑल सॉइल नेम क्या होगा, इज GW GM। ये है अपना ओरिजिनल ओवरऑल सॉइल। मतलब वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, ये लिखा हमने सॉइल का नाम। क्लियर है, दिमाग का दही हुआ नहीं, इसलिए आराम आराम से बताए ताकि चीजें आपको अच्छे से ढंग से समझ में आए। तो इस तरह से हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। अब फिर जब हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे होंगे, ठीक है, जो डिफरेंट एग्जाम के जैसे जेई के, स्टेट एई के अलग अलग, ये तो हमने ये क्वेश्चंस तो आपके लिए मतलब समझिए मलाई वाला क्वेश्चन है ना। मलाई मतलब जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट को आपको लर्निंग करवा रहा है, सिखा रहा है। क्वेश्चन सीरीज फिर और अलग से भी करेंगे, गेट के, ESC के, और भी डिफरेंट क्वेश्चंस, है ना। 20 25 30 क्वेश्चन ही बेस्ट क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, जो कि सेम टाइप, यही जो हमने एक्सप्लेन किया इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, वो भी गेट में दिख रहे होंगे। SSC वाले क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है, फालतू फालतू क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। वो पूछ रहे होंगे कि SC का नाम क्या है, ठीक है, SP का नाम क्या है, या GM का नाम क्या है, GP का नाम क्या है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे होंगे SSC जेई में, या फिर आपको
एई वाले एग्जामिनेशन में सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, ठीक है, तो वो तो बहुत ही ईजी है, वो तो ऐसे देखते आंसर कर दोगे। गेट वाले क्वेश्चंस इस तरह के होंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, गेट वाले और कुछ क्वेश्चंस हम, और ईएससी वाले कुछ क्वेश्चंस जो लॉजिकल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले अगर आ रहे हैं तो उनको हम आपको सॉल्व करवा देंगे। 1-1.5 घंटे का वो एक सेशन रहेगा। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि अपना है, छोटा सा चैप्टर है, क्ले मिनरल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ क्ले मिनरल। क्ले मिनरल के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कैपिलरी इफेक्ट इन सॉइल पढ़ेंगे, और कुछ कुछ ऐसे थोड़ा सा भी थियोरेटिकल पोर्शन और बच रहा है, उसको कवर करने के बाद, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं उसको कवर करने के बाद अपन फिर मेन चैप्टर आगे मूव करते चलेंगे। परमिएबिलिटी, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, वो खत्म होगा, कंसोलिडेशन वो खत्म होगा, कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे, या कंसोलिडेशन से पहले कॉम्पैक्शन पढ़ लेंगे, फिर कंसोलिडेशन पढ़ेंगे। ये सारे खत्म होने के बाद चलते रहेंगे, ठीक है। अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं सॉइल मैकेनिक्स में, बहुत बड़ा सा पेपर है ये, तो इसलिए बहुत प्यार से, बहुत डिटेल के साथ एक बार पढ़ो, ताकि सब चीजें अच्छे से समझ में आ रहे हैं। कोई भी इधर उधर आके पढ़ा देता है खैर चलो यार, कोई बात नहीं, सबका रोजी रोटी है। अपने को भी लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। पीयूष पराशर है, पढ़ा रहा है, भाई समझो, कोई सर्वर मेरे पीछे लगाने की जरूरत नहीं है, वो रेस्पेक्ट दिल से निकलती है, वो अलग चीज है, नहीं तो आप मुझे एज ए भैया बोल सकते हो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।